खबर अजमेर से है। अजमेर में एक युवती के साथ दरिंदगी की गई। युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से। गैंगरेप के बाद युवती की गई हत्या। जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव को लाया गया है। मेडिकल बोर्ड से अब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर में एक युवती की हत्या करने के बाद एक युवती से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी खबर है अजमेर से। जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में युवती के शव को रखाया गया है। अब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, लेकिन इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी अस्पताल में तैनात किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। जिस प्रकार बच्ची रास की रहने वाली थी और रावणा राजपूत समाज की थी, समाज दादा के नेतृत्व में पूरा समाज इकट्ठा हुआ है बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। और हमारी मांग है कि जिस प्रकार हत्यारों ने जघन्य अपराध किया है उसके पूरे खिलाफ समाज में रोष व्याप्त है और हम उस बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उसको परिवार की आर्थिक मदद की जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है हम यहाँ पर परिसर में रहेंगे और बच्ची के साथ जब तक न्याय नहीं मिलता पूरा समाज और पूरे राजस्थान के लोग यहाँ एकत्रित होने वाले हैं और उस बच्ची के साथ न्याय होगा तभी यहाँ से हम उठेंगे। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या ये पूरा मामला है? मामला बताइए और क्या मांग कर रहे हैं ये लोग जो अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं? देखिए, पूरे मामले की यदि बात की जाए तो पूरा मामला जुड़ा है पीसांगन थाने का, जहां पर कल दोपहर एक युवती के साथ में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही जो समाज है उनके लोगों के अंदर रोष व्याप्त है। और आज जब जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव को लाया गया पोस्टमार्टम के लिए तो भारी संख्या के अंदर समाज के लोग भी यहाँ जुटे। उसके बाद में भारी पुलिस जाब्ता, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पुलिस जाब्ते की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो माना जा रहा है कि जो समाज के लोग हैं वो इस बात को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो अपराधी हैं पूरे मामले के अंदर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कुछ समाज के लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की ये वारदात थी, क्या हुआ? ये वारदात पीसांगन थाना क्षेत्र की है, जिसमें स्वाति कच्छवा नाम की एक बालिका को किसी 5-7 युवकों द्वारा घर से ले जाके गैंगरेप किया गया है। उसके बाद में उसकी निर्मल हत्या कर दी गई है, जिस गला काट दिया गया है बहुत बुरी तरह से, जिससे रावणा राजपूत समाज में बहुत जोश है और यहाँ पे समाज मांग कर रहा है कि उसकी जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो। सूचना के अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पारिवारिक जो रिश्तेदार है वो एक ज्ञापन देके और प्रशासन को देना चाह रहे हैं। जहाँ की युवती रहने वाली बताई जा रही है ब्यावर रास की, वहाँ पर बाजारों को बंद किया गया है, वहाँ पर भी रोष जताया जा रहा है, लोग जमा हो रहे हैं। किस तरह से वहाँ पे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, वहाँ पे बाजार पूरी तरह से बंद है। कल रात से आज तक बाजार नहीं खुले हैं और सर्व समाज के लोग वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। तो ये कहना है समाज का कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो निर्दोष जिसकी हत्या हुई है उसे इंसाफ दिलाया जाए। जी, पुलिस क्या कर रही है चंद्रशेखर? 24 घंटे का वक्त होने वाला है। देखिए, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद जरूर हैं, लेकिन कुछ भी कहने से उनका साफ तौर पर मना कर दिया है कि फिलहाल वो इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी जांच जारी है, जांच के बाद यदि कोई अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद में पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार एक युवक को जो पीसांगन थाना पुलिस है उसने गिरफ्तार भी किया है, जिससे कि पूछताछ की जा रही है। जी, क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ? कितने लोग इस वारदात में शामिल थे, कितने युवक इस वारदात में शामिल थे? और क्या आप बता रहे हैं कि खबर ये मिल रही है कि एक युवक को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ में क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ? देखिए, पूरे मामले के अंदर करीब 4 से 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बताया जा रहा है, अपराधी बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस ओर से अभी तक नहीं की गई है। पुलिस की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यह है कि शांतिपूर्ण जो युवती है उसका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया जाए। उसके बाद में जो जांच है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जी, चंद्रशेखर, इन युवकों की पहचान हो पाई? स्थानीय युवक है या बाहर से आए हुए युवक हैं? इन लोगों की पहचान हो पाई कुछ? देखिए, फिलहाल एक युवक की पहचान हुई है, उसे माना जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर यदि बात करें तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल किसी को भी डिटेन नहीं किया गया है, जांच जारी है। जी।
ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर में गैंगरेप के बाद एक युवती का मर्डर कर दिया गया। अब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस लकीर पीट रही है और कह रही है कि युवक को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके अनुसार एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ उससे की जा रही है। 4 से 5 लोगों के इस वारदात में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। अब तक पुलिस के हाथ अपराधियों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंचे। 24 घंटे का वक्त इस वारदात को होने वाला है। एक और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। गर्ल्स पीजी हॉस्टल में युवती से दुष्कर्म की कोशिश। पीड़िता के कमरे में एक अनजान शख्स घुसा और दुष्कर्म की कोशिश की। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शिप्रापत थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मानसरोवर में एसएफएस हॉस्टल की ये वारदात। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, मामला क्या? देखिए, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जयपुर से, जो कि ये एसएफएस अग्रवाल फार्म में एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, जहां रहने वाली एक युवती का आरोप है कि धुलंडी की रात को ये जो वारदात है वो धुलंडी की रात की, जिसका मुकदमा अब जाके दर्ज हुआ है। उसका कहना है कि रात 2 बजे वह अपने हॉस्टल में सो रही थी। हॉस्टल के वार्डन में उसके साथ सोती थी। रात करीब 2 बजे जो एक युवक अनजान शख्स है वो हॉस्टल में घुसता है, वो उसके कमरे तक पहुंचता है, जिसके बाद उस अनजान लड़के ने लड़की के कपड़े उतारने की जब कोशिश की, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, तब लड़की की आंख खुल गई। लड़की ने विरोध किया और उसको जताया कि तुम कौन हो। इसी बीच लड़के ने उसके साथ, लड़के का कहना है कि लड़के ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद वह वहां से भाग निकला। लड़की ने जो है, पीड़िता जो इस पूरे मामले में विक्टिम है, उसका ये भी कहना है कि भागते वक्त लड़के के जो कपड़े थे वो उसके ही हाथ में रह गए और लड़का वहां से भाग निकला। यह पूरी वारदात जो है वो मानसरोवर के शिप्रापत इलाके की है। लड़की का यह भी कहना है कि जो हॉस्टल का जो रूम था वो रूम खुला हुआ था, जो मेन गेट डोर था वह भी खुला हुआ था, जो उसका फ्लोर था वह भी खुला हुआ था। ऐसे में अनजान शख्स का एक हॉस्टल में घुसना, गर्ल्स हॉस्टल में घुसना, ये बहुत बड़ी बात है। और अनजान शख्स वहां घुसता है, सिक्योरिटी गार्ड। देखिए, अब तक जो एफआईआर जो है उसके मुताबिक यही है कि हॉस्टल में उस वक्त में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। जो मेन गेट हॉस्टल का था वो खुला हुआ था। 3 मंजिल का जो ये फ्लोर है उसमें 2 फ्लोर बंद थे, केवल वही फ्लोर खुला था जिसमें लड़की रहती है। उसका यह भी आरोप है, उस एफआईआर में कहना है कि हॉस्टल वार्डन अक्सर उसके साथ ही सोती थी, लेकिन उसी रात हॉस्टल वार्डन भी रात को वहां से चली गई, वो कहीं और जाके सो गई। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और एक और खबर है, इसी तरह की एक और खबर भरतपुर से। भरतपुर में दिव्यांग मासूम से दरिंदगी की गई। 8 साल की दिव्यांग से दुष्कर्म किया गया। पुलिस मुखबिर के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप है। 20 मार्च को घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, दुष्कर्म किया गया। 2 दिनों तक पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। इसके बाद एसपी के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपी ने पीड़ित के परिजनों को धमकाया भी, धमकी भी दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। एसपी साहब ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। ये दिनांक 20 तारीख की घटना बता रहे हैं और 20 तारीख को जो इन्होंने थाने पर रिपोर्ट दी उसमें गोपाल और गीतम दोनों के खिलाफ दी और बलात्कार की और चोरी की, घर में से कंडोरी और भिंटी वो कंडोरी और जेवर चोरी की और 20,000 रुपये चोरी की भी साथ रिपोर्ट दी। तत्काल उसी समय उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हमारे परिवार का मामला था और हमने कोई बोलचाल होने की वजह से नाराजगी से रिपोर्ट दी और उन्होंने कार्रवाई करने से मना करा दिया, कार्रवाई कराने से। कल इन्होंने शाम को यहाँ आए थे, एडीसीएसपी उद्घाटन सुना था और उनका अभियोग दर्ज कर लिया गया है और उनका मेडिकल कराया जा रहा है बच्ची का और मुलजिम की भी तलाश की जा रही है और जो अनुसंधान से सही होगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। नहीं, रिपोर्ट ली भी थी और रिपोर्ट लिखित में, इनकी रिपोर्ट उन्होंने लिखित में ही दिया कि मैं कार्रवाई नहीं चाहती। रात की 9 बजे की बात है, बिल्कुल थाने पर गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे परिवार का मामला और आपस में कहा सुनी होने के दी है। अब अनुसंधान से सही पाया गया तो बिल्कुल कार्रवाई कर दी जाएगी। एडिशनल एसपी से इस आरोप की जांच भी कराई जा रही है कि किन परिस्थितियों में अभियोग दर्ज नहीं किया गया और सीओ और एडिशनल एसपी को भी मौके पर भिजवा दिया गया और अनुसंधान से जो सही होगी वस्तुनिष्ठ कार्रवाई कर दी जाएगी। तो एसपी के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। हालांकि एसपी साहब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं किया गया था। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं सीधा। दीपक, मामला बताइए, क्या पूरा मामला और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई पुलिस की तरफ से?
देखिए सुमित, रूपबाज थाना क्षेत्र में 8 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें अब जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि 20 मार्च को आरोपी ने घर में घुसकर के घटना को अंजाम दिया था। जो पीड़िता है वो ना चल सकती है ना बोल सकती है, जो है वो दिव्यांग है और इस पूरे मामले में अब पुलिस अधीक्षक हैं वो गंभीर नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा था कि जानकारी मिली है और इस पूरे मामले की जो है जानकारी कराई जा रही है और जो पीड़िता है उसका मेडिकल बोर्ड से अब जो है मेडिकल कराया जा रहा है और पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, उनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और टीम गठित कर दी गई है। एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और ये भी जांच की जा रही है कि 20 तारीख को जब जो पीड़िता के परिजन थे वो रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे तो क्या कारण रहे थे, क्यों रिपोर्ट नहीं ली गई थी। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जब 20 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने एक तहरीर हमें दिखाई थी कि उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिए भी तहरीर पीड़िता द्वारा दी गई थी। शायद हो सकता है कि उन्होंने डराने धमकाने की जब कोशिश की थी तो उसके दबाव में आकर उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली हो। लेकिन कल यहाँ पर उन्होंने एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद में जब जो है पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है, अब पूरे मामले में जो है कड़ी जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक बेहद ही गंभीर इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एसएचओ, डिप्टी और एडिशनल सभी को निर्देश दिए कि जो पीड़िता है उसका मेडिकल बोर्ड से जो है मेडिकल कराया जाए और पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि बच्ची का मामला है, दिव्यांग बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। और एक और बात इसमें सुमित ये है कि जो आरोपी है वो पुलिस मुखबिर का बेटा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस नहीं कह रही है कि वो हमारा मुखबिर है, लेकिन पहले पुलिस ने ये कहा है कि पहले कभी रहा है ये मुखबिर। लेकिन कहीं ना कहीं जो है माना जा सकता है कि पुलिस ने जो स्थानीय थाना है वहां पर दबाव में आकर के और ये जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं की गई हो, ऐसा भी सामने आया है। लेकिन अब जो है पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है और जो पीड़िता है उसका जो है मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि शाम तक इस पूरे मामले का जो है खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपी जो भी होगा, जो भी जांच होगी वो पूरी करके और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सुमित। एसपी साहब तो अभी ये कह रहे थे, बाइट हमने सुनाई कि पीड़िता के परिजनों ने ये कहा है कि पारिवारिक मामला है इसलिए हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहते। आपने बात की परिजनों से, घर वालों से, ऐसा कुछ है? देखिए परिजनों से हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के जिन भी अधिकारियों से हमारी बात हुई है उन्होंने ये कहा है कि जब 20 तारीख को वो मामला दर्ज कराने आए थे तो उन्होंने मामला दर्ज कराया था, उसमें दुष्कर्म का भी मामला था और चोरी का भी मामला था। लेकिन रात को 9 बजे उन्होंने एक तहरीर अलग से दी कि ये पारिवारिक मामला है और इसमें हम कोई भी जो है पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं, राजीनामा करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में कल जो अब है उन्होंने एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद में उन पुलिसकर्मियों के नाम और बता दीजिए जिन्होंने मामला दर्ज करने से मना किया था। देखिए इस समय जो रूपबाज थाना अधिकारी हैं वो भोजाराम हैं और वो ही लंबे समय से रूपबाज थाने पर तैनात हैं। उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये आरोप गलत है। जब मेरे पास ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे तो मैंने रिपोर्ट ली थी, लेकिन ये वापस चले गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब वो वापस चले गए तो फिर उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय आने की जरूरत कहाँ पड़ी? अगर वो रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहते थे तो फिर वो भरतपुर जो है अपनी गुहार लेकर के क्यों आते? तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही इसमें रही होगी। लेकिन शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और पुलिस मुखबिर के बेटे पर यह आरोप लगाया 8 साल की दिव्यांग से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो हमारा मुखबिर नहीं था। 2 दिनों तक मामला तक दर्ज नहीं किया गया। 2 दिन के बाद एसपी साहब ने हस्तक्षेप किया। 2 दिन के बाद एसपी साहब की नींद खुली, तब उन्होंने हस्तक्षेप किया, उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब भी सफाई पेश की जा रही है कि परिवार की तरफ से मामला दर्ज नहीं करवाया गया था। और खबर जोधपुर से। जोधपुर में युवती से दुष्कर्म की कोशिश की गई। ओसिया में युवती से दुष्कर्म की कोशिश की गई। पीड़िता ने ओसिया थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। ओसिया थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जयपुर से है। जयपुर में हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया गया है। जयपुर पुलिस ने यूपी की युवती को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म केस में ये युवती फंसाने की धमकी दे रही थी। 20 लाख की डिमांड की थी इस युवती ने। 50,000 कैश लेते पुलिस ने इसे पकड़ लिया। 19.5 लाख का चेक पहले ही ले चुकी थी। संजय सर्किल थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की।
हनी ट्रैप का घिनौना खेल, 19.5 लाख रुपए ले चुकी थी, 50,000 कैश लेते इस युवती को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी ये युवती दे रही थी। अब पुलिस ने इस युवती को गिरफ्तार कर लिया है, हनी ट्रैप का खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है। 20 लाख की डिमांड, 50,000 कैश लेते पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में कार्रवाई की गई। 19.5 लाख रुपए का चेक ये युवती ले चुकी थी पहले ही। मामला ये है कि यहाँ हसनपुरा का रहने वाला पीड़ित व्यक्ति है, जिसके किसी महिला से जो राधा नाम की है, यूपी की रहने वाली बुंदेलखंड की जी, उससे उसकी मित्रता हुई थी करीबन 5 साल से रिलेशन में थे। लेकिन साल भर पहले वो महिला उसको छोड़ के चली गई थी। इसी दौरान वो उस लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो महिला वापस आई और उससे फिर वो ब्लैकमेल करके पुरानी फोटों के आधार पे, पुराने रिश्तों के आधार पे और उसको ब्लैकमेल कर रही। वो करीबन 4 से 5 लाख रुपए उससे ले चुकी है अलग अलग किस्त। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कोटा से, दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस पार्किंग से पहले ट्रेन को चालक ने रोका। 1 घंटे केशवरायपाटन स्टेशन पर यह ट्रेन रुकी रही। जनरल कोच के ब्रेक जाम हो गए थे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बड़ा हादसा होते होते टला है। कोटा से अजमेर के लिए रवाना होते वक्त केशवरायपाटन की घटना। इस पार्किंग से पहले ही ट्रेन को रोका गया। 1 घंटे केशवरायपाटन स्टेशन पर यह ट्रेन रुकी रही। दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा हादसा होते होते टला। बड़ी खबर इस वक्त। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बनी असमंजस की स्थिति में सिटी एसपी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर धारा 144 लागू नहीं है। फिल्म चाहे घर पर देखें चाहे सिनेमा थिएटर में देखें। एसपी शेखावत ने कहा कि कुछ लोग झूठा प्रचार चला रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म पर धारा 144 लागू है, जबकि आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर आदेश में केवल ये उल्लेख किया गया है कि फिल्म को देखने के बाद लोग उत्तेजनात्मक नारे ना लगाएं, ताकि किसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो। उसमें कहीं भी द कश्मीर फाइल्स के फिल्म के न सिनेमाघर में न घर पे देखने पे कोई रोक है। ये कुछ लोग मिथ्या एक भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। केवल उसका उल्लेख जरूर किया गया है और वो इस बात के लिए किया गया है कि फिल्म के प्रदर्शन के बाद जो लोग फिल्म देख करके आए वो कोई ऐसे उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बिगड़े। बाना के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के जलवाड़ा में चल रहे उर्स में देर रात को आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली कहासुनी पर झगड़ा हो गया। इस दौरान आज सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें चाकूबाजी में गंभीर घायल एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल आरोपियों की शिनाख्त नहीं हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक छबड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उर्स चल रहा था रात को तो वहाँ उसके दौरान एक ही पक्ष के दोनों लोगों में कोई कहासुनी से झगड़ा हुई और चाकूबाजी की वारदात हुई। चाकूबाजी की वारदात में एक की डेथ हो गई है और एक घायल हुआ है। तो टोटल 2 इंजर्ड हुए हैं, एक की डेथ हुई। कोटा के आईएल कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार घायल युवक मुकेश मीणा प्रेमनगर का रहने वाला है, जो शाम को आईएल कॉलोनी इलाके में शराब पी रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक पर सवार 3 युवकों से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर मुकेश मीणा ने शराब की बोतल से एक युवक के सिर पर वार कर दिया। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने पिस्टल निकालकर मुकेश मीणा पर फायर कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। नासिक में 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले बिजनेसमैन ने एफआईआर से सीएम गहलोत के बेटे वैभव का नाम हटाने की गुजारिश की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि गुजरात के कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिन वालेरा के खिलाफ मामला दर्ज कराते समय वैभव का नाम गलतफहमी से लिखवा दिया गया है।
एफआईआर में गलतफहमी से लिखा गया वैभव गहलोत का नाम, ये कहा है उसने। मामला दर्ज कराने वाले ने नाम हटाने की अब गुजारिश की है। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा से भरी एक लग्जरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान दोनों ही आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गाड़ी में 37 प्लास्टिक के कट्टे में 745 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी, एक इसुजू गाड़ी जो भरी हुई आई थी, जिसको हमने रुकने का इशारा किया, रोकी नहीं तो ट्राई ब्रेकर लगा के उसको हमने पंचर किया और उसका पीछा करके इसुजू को पकड़ा। दोनों मुलजिम अंधेरा होने से और जंगल होने से भागने में सफल है। जिनका पीछा किया, तलाश की, मुलजिम मिल नहीं पाए। इसुजू वाहन में 745 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया है। वाहन को जब्त किया गया है। प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।